दोस्तों नमस्कार। मैं नीलम कुमार सिंह आज आपके सामने लंबे अरसे के बाद प्रस्तुत हो रहा हूँ। शायद कुछ व्यक्तिगत कारण थे उनकी वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पाया। आज मैं आपके सामने बहुचर्चित विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, जो कि आजकल अखबारों की सुर्खियाँ भी हैं, हलचल भी मचा रखी है। पूरे देश में हर जगह विरोध प्रदर्शन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं और सब चीज़ें एक तरफ है, लेकिन मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनका शब्दकोश बड़ा और बहुत विस्तृत है। बहुत अच्छी भाषा, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नई नई योजनाओं के नाम तो इतने खूबसूरत रखते हैं कि सुन के मज़ा आ जाता है। मतलब मन करता है कि इनके शब्दों को ही सुनते रहें। अग्निपथ, क्या बढ़िया शब्द। मेक इन इंडिया कितना खूबसूरत है। मुझे नहीं, आज तक नहीं समझ में आया कि मेड इन इंडिया क्या है और मेक इन इंडिया क्या है। मेरे पास मेक इंडिया का लोगो भी है, किसी ने गिफ्ट किया है, अच्छा लगता है, ड्राइंग रूम में रखता हूँ। ये समझ में नहीं आया क्या होता है मेक इंडिया से, देश की इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ा है, मैं आज तक नहीं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरा शब्दकोश बहुत छोटा है, इसलिए मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि मैं बहुत अच्छे शब्दों का व्याख्यान कर सकूँ। लेकिन फिर भी आज मैं आपके सामने अग्निपथ नामक योजना का एक संक्षेप विश्लेषण करना चाहता हूँ। हमारी सरकार बहुत अच्छी है, हर चीज़ पर नए नई चीज़ें लेके आती है। विकास की ही पहचान होती है कि हम हर दिन कुछ नया नया करते रहें, और शायद हमारी सरकार ये कर रही है। धन्यवाद की बात है। दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ सरकार है, एक तरफ जनता है। जनता के साथ साथ देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, पूरे विश्व की जनता है, पूरे ब्रह्मांड की जनता है। अब सरकार को सबकी चिंता करनी है। मुश्किल काम है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनकी तो बात ही कुछ नहीं है। इतने विज़न वाले व्यक्ति हैं, और हम समझते हैं कि शायद मेंडलीफ ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई होगी तो उसने इंट्यूशन के आधार पर अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब वो सोए, जब उठे तो सुबह उनके दिमाग में कुछ आया और उन्होंने तुरंत जो है पीरियोडिक टेबल बना। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसी तरह काम करते हैं, रात को 12 बजे से हर चीज़ लागू कर देते हैं, और इतनी रफ्तार से काम होता है कि शायद विश्वगुरु बनने में बहुत देरी नहीं। शायद विश्वगुरु भी इतने रफ्तार से काम नहीं करता। तो माननीय प्रधान जी को मैं शत नमन करता हूँ, और नए नए कामों के लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। अब ये बात अलग है कि नए काम किसके पक्ष में जाते हैं, किसके पक्ष में जाते हैं। भाई आप कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर, तो वही स्थिति है हमारे देश की भी। लेकिन मैं आज अग्निपथ योजना के बारे में थोड़ा सा छोटा सा विश्लेषण करना चाहता हूँ। इसके दोनों पहलू, मैं सरकार की भी कुछ समस्या है, बड़ी बड़ी समस्या है। अब सरकार की समस्याओं की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, तेल संकट है, और जो हमारा बजटीय घाटा बढ़ता जा रहा है, हमारी मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है, और हमारा जो है वो वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है, जो ऋण लिया है उस पर ब्याज बढ़ता जा रहा है। बड़े सारे संकट आ रहे हैं, लेकिन हमारी यशस्वी सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री इतने सक्षम है सब चीज़ों से निपटने हैं। बहुत अच्छी बात, हमें पूरा विश्वास है, और मोदी जी के नेतृत्व में तो पूरा ही विश्वास है। लेकिन फिर भी मैं कुछ अपनी बात जरूर रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सरकार की समस्याओं की बात करें। जो सरकार के पास सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दस्तखत रखते हुए हमें सारे काम करने। तो उनमें हमने पहले ही बताया कि राजकोषीय घाटा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, अवस्थापना की सुविधाओं करना है, जनसंख्या को भी देखना है, सारे परिदृश्य देखने हैं, कोई भूखा ना रहे, कोई बेरोजगार ना रहे, सब चीज़ें देखनी है। इन समस्याओं के रहते ही हमें आगे भी बढ़ना है और सभी समस्याओं का निदान करना है। तो इन समस्याओं को दस्तखत रखते हुए सरकार ने एक नई योजना बनाई जिसका नाम रखा अग्निपथ।
बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी योजना भी प्रतीत होती है। और आज अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ में देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने उसकी उम्र बढ़ा दी, 17.5 साल से 21 साल उम्र थी, वो बढ़ाकर 23 साल कर दी। और स्वागत योग्य है, क्योंकि 2 वर्ष से कोरोना काल में हत्या नहीं निकली थी, तो जाहिर बात है कि रोजगार का अवसर 2 वर्ष बढ़ाकर मिलना चाहिए। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, बधाई की बात है। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात और भी है कि हमारे वो सारे मंत्रिमंडल के सदस्य जो स्वयं मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं और किसी भी निर्णय के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, वो सभी प्रधानमंत्री जी को बधाइयाँ देने में लगे। बहुत अच्छा है, बधाई देना, हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करना बहुत अच्छी बात है। और हमारे मंत्री जी भी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि किसी भी काम के लिए बधाइयाँ पहले शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा मेरा अनुरोध उनसे ये है कि वो लोग कुछ विचार भी कर लिया करें, और विचार करके हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत मेहनत करते हैं। उनकी कोई शंका उनके मन में नहीं है कि वो देश के प्रति कितना मेहनत करते हैं, उनको देश को कितना आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी समस्या वो है जो उनको बधाई देकर उनको रिश्ते बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको सही बात को बताते हैं। तो मेरा आग्रह मंत्रियों से है कि बधाई जरूर दें, प्रधानमंत्री बधाई योग्य है, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, लेकिन उनको कम से कम वास्तविकता से जवाब करना। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं, हमारी इससे मतलब ये है कि जो सरकार की समस्या होती है वो क्या होती है। सरकार के मुख्य काम क्या है? मौद्रिक नीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, सामान्य जनजीवन, इतनी चीज़ें आवश्यक हैं। जब ये चीज़ें आवश्यक हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए इन्हीं चीज़ों के ऊपर। जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारा देश ही उन्नत करके क्या करेगा। तो हमारे चारों तरफ जो सीमाएं हैं, बहुत लंबी सीमा है देश की, तो सीमा की सुरक्षा का पूरा दारोमदार हमारी सेनाओं के ऊपर है। लगभग 12 लाख के आसपास सेनाएं हैं, और ये सेनाएं हमारे समुद्र, हमारे आकाश और जमीन तीनों की सुरक्षा करने में बहुत सक्षम है, और दुनिया की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक है। अब बात आती है कि हमारी सेना में जैसा लोग बताते हैं, मैंने कोई सर्विस नहीं देखी है, 2.25 लाख पद रिक्त हैं। कोई कारण हो, ऐसा नहीं है कि रिक्त यूँ ही छोड़ दी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका आर्थिक कारण, जितनी धनराशि इसमें व्यय होती है, फिर उसके ऊपर और सारी लाइबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे पेंशन है और जो बेनिफिट दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों के रहते हुए हमें कैसे आगे बढ़ना है? तो हमारी सरकार ने जो सोचा है वो ये है कि हम बजाय सेना में नियमित नियुक्ति करते हुए 4 वर्ष के लिए नौजवानों की नियुक्ति करें, तो कुछ हद तक नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकलेगा, और बाकी जो है वो सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकता की भी पूर्ति होगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। लेकिन एक खास बात ये कि हमारे देश में आयात बहुत हो रहा है। सशस्त्र सेनाएं जो अस्त्र शस्त्र हैं या रक्षा सामग्री है, उनका बहुत आयात रूस से लेती है, अमेरिका से लेती है, इजराइल से लेती है, जर्मनी से लेती है, फ्रांस से लेती है। लेकिन उनके चलाने वाले इतने कम क्यों हैं? 2.25 लाख की सेना तो भर्ती की जानी चाहिए। इसका एक मीडिया निकाल लिया गया है कि अग्निपथ से भर्ती की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ सोचनीय विषय ये है कि इससे कुछ चीज़ें तो सुधर जाएंगी। भाई हमारा पेंशन का बोझ, हालांकि ये कहना उचित नहीं, क्योंकि पेंशन का बोझ स्वतः समाप्त हो गया है कि नई पेंशन योजना में पेंशन देनी ही नहीं है। जो पेंशन जाएगी वो उसके अपने कंट्रीब्यूशन से जाएगी, या इंश्योरेंस के माध्यम से जाएगी, या जो पेंशन के लिए अथॉरिटी बनाएगी उसके माध्यम से जाएगी। तो ये कहना तो बेईमानी है। फिर भी जो हमारे जो लोग इस तरह से सेना में जाएंगे उनका नाम दिया है अग्निवीर। बहुत सुंदर, अग्निवीर बहुत अच्छा है। जो अग्निवीर बनेंगे उनको न तो सिपाही का दर्जा होगा,
ना उनको से एक्स आर्मी पर्सनस का दर्जा होगा, ना उनके पास और किसी तरह का सोशल स्टेटस। और 17.5 साल में जो बच्चा जाएगा वो अधिकतम 12वीं पास हो, उसकी अपनी अपेक्षाएं, अपनी ज़रूरतें होंगी, तो उनको कैसे पूरी करेंगे? एक बड़ी समस्या। और जब वो सशस्त्र सेना की पूरी ट्रेनिंग 4 साल में ट्रेनिंग और सेवा दोनों पूरी करेगा, तो न तो वो सैनिक रहेगा और न ही वो सामाजिक स्तर पर सिविलियन रह जाए। सैनिक इससे नहीं रहेगा कि सैनिक बनने के लिए बहुत सारी मनोदशा का परिवर्तन करना, उसको पूरी तरह से सैनिक बनने में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 7 से 8 वर्ष लगते हैं। तो 8 वर्ष तो, और ट्रेनिंग में ही कम से आप एनडीए या आईएमए में जो लोग जाते हैं उनको भी 2 वर्ष या 3 वर्ष ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब वो आर्मी में आते हैं। अब यहाँ कहाँ आ सकता है, अपना तो अफसर होते हैं, लेकिन अफसर तो गाइड करते हैं, सेना पर सीमा पर जो कार्य करता है वो सिपाही ही करता है। जो चीन का विवाद हो या पाकिस्तान का विवाद हो, जहाँ कहीं से भी अटैक होता है और किसी तरह हमारी सीमाएँ थोड़ी सी भय में आती हैं, परेशानी में आती है, सिपाही ही वो मौके पर बनते हैं। तो ऐसे सिपाही को अगर अपने भविष्य की चिंता होगी तो वो कैसे करेगा? तो क्या वो मानसिक रूप से अपनी जान देने को तैयार होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर विचार किया जाए। इसके अलावा उसका सामाजिक स्तर क्या होगा? हम अग्निवीर कहकर उसको समाज में प्रताड़ित करने के लिए छोड़ेंगे? कुछ ना कुछ उसके लिए विचार करना है। हमारे देश की जो व्यवस्थाएं हैं, हमें उन पर भी ध्यान देना है। हमने व्यवस्था ली कहाँ से? हमने ली जर्मनी से और इजराइल से, जो जिससे हम प्रेरित होकर संपत्तिता को लागू करें। लेकिन हमें विचार करने की आवश्यकता है कि जर्मनी और इजराइल दोनों जगह की परिस्थितियाँ अलग हैं, वहाँ के लोगों की मनोदशा अलग है, वहाँ के नागरिकों की अपनी अलग समस्याएं हैं, अलग सोच है, अलग तरह की मनोदशा है। तो हमें अपनी योजना अपने दृष्टिकोण से, अपने देश में अपने हिसाब से बनानी चाहिए। तो एक ये गलती यहाँ पर हुई है, जिसको मैं माननीय प्रधानमंत्री से सनुरोध कहना चाहता हूँ, इस पर विचार करें। दूसरी चीज़, जब ये लोग 4 वर्ष के बाद आएंगे बाहर, तब इनका क्या होता है? इसके लिए अभी हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि उनको प्राथमिकता देंगे सेंट्रल फोर्स। प्राथमिकता क्या होती है? आपने एनसीसी की भी प्राथमिकता मिलती है, कितने प्रतिशत लोग एनसीसी से आर्मी में जाते हैं? ये आई वॉश तो कह सकते हैं कि प्राथमिकता के नाम पर हम उसको संतुष्ट कर दें, हाँ भाई ठीक है प्राथमिकता देंगे, लेकिन मेरा व्यवहारिक अनुभव ये कहता है कि प्राथमिकता कोई बहुत बड़ा महत्व है। तो उनको ये आश्वस्त कर देना चाहिए कि जब आप वहाँ से आएंगे तो आपको सुनिश्चित रोजगार मिलेगा और आपको इज्जत के साथ रोजगार मिलेगा, तब वो इस तरफ आगे आ सकते हैं और आकर्षित हो सकते हैं। तीसरी बात, हमारे जो नवयुवक जाएंगे उनकी मनोदशा क्या होगी? वो 4 वर्ष उनका जो समय है, ऐसे समय में सेना में जाएंगे जिसमें उनका सर्वाधिक एनर्जी होगी और सर्वाधिक सोच भी विकसित हो चुकी है। वो किस दशा में सोच सकते हैं, ये उनकी आर्थिक परिस्थिति, उनकी सामाजिक परिस्थिति, ट्रेनिंग के बाद उनको मिलने वाले सुविधाएँ और उनका भविष्य, ये सब चीज़ें निर्णय करेंगी वो किस तरह से। बहुत बड़ी आशंका ये है कि वो जो है निगेटिव एक्टिविटीज़ में जा सकता है। अगर नेगेटिव एक्टिविटीज़ में गया तो समाज के लिए बहुत दुर्भर होगा, बहुत मुश्किल होगा उसका सस्टेन कर पाना। इस बारे में कम से कम एक स्टडी जरूर होनी चाहिए, तभी इस पर कोई निर्णय किया। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँ, बातें तो इसमें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं थोड़ा संक्षेप में करना चाह रहा हूँ। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जहाँ तक रोजगार की संभावनाओं की बात है, रोजगार की संभावनाएं इतनी अधिक हैं, इसमें सरकार का पैसा भी खर्च नहीं होना है। लेकिन पता नहीं हमारे जो महान, जो बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, क्या है? मैं इस बात को कई बार कहता हूँ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को सोचना चाहिए। हमारी ब्यूरोक्रेसी एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर काम, उनको फील्ड में उतर कर देखना चाहिए कि हमें क्या करना है। ये देश इतनी अपार संभावनाओं से भरा हुआ है, इस देश में इतनी संभावनाएं हैं जो शायद दुनिया के किसी देश के पास नहीं। हमें उन संभावनाओं को, अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ है, उस
उसको इस्तेमाल करते हुए हमारी जनसंख्या, जिसको जनसंख्या को समस्या कहा जाता है, मैं उसको जनसंख्या को संपत्ति कहता हूँ। उस संपत्ति का आप सदुपयोग करेंगे आपको लाभ, दुरुपयोग करेंगे तो परेशानी होगी। तो हमारी नीति आयोग क्या कर रहा है? नीति आयोग है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बहुत समझदार होने चाहिए। जब तक रिक्रूट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तब तक बड़े समझदार होते हैं, बहुत पढ़ लिख के जाते हैं, पहला इंटरव्यू देते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मैं देश सेवा के लिए जा रहा हूँ, इसके लिए जा रहा हूँ, इसके लिए जा रहा हूँ। लेकिन जब वास्तविकता में आते हैं तो क्या होता है ये सोच नहीं। सभी जानते हैं, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये विचार कर लें कि बेरोजगारी दूर करने का एकमात्र यही जरिया नहीं, हमें अपनी सुरक्षा से किसी तरह का कोई खेल नहीं करना चाहिए और सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहिए। और अगर करना ही है तो आंतरिक सुरक्षा से अगर प्रारंभ करें और उसको एक पायलट प्रोजेक्ट में लेके चले और आगे बढ़े, तब जाकर कहीं हम शायद इस तरफ आगे बढ़ पाए। मेरा अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से भी, गृहमंत्री जी से भी और पूरी कैबिनेट से कि कम से कम इस योजना पर पुनर्विचार करें। रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इस देश में इतना रोजगार पैदा हो सकता है जो सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है इम्प्लीमेंटेशन। योजनाएँ बनती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश में ही जितनी योजनाएँ रोजगार परक चल रही हैं, इनका इंटीग्रेशन कर लिया जाए, इनको एक तरह से देखा जाए, तो शायद उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दूर दूर तक नजर नहीं आए। लेकिन अगर हम सेल्फ असेसमेंट कर ले कि किस तरह की योजनाएं बनती हैं और किस तरह उनका इम्प्लीमेंटेशन, मैं योजनाओं का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ, मैं एक एक योजना की गहराई तक बता सकता हूँ, लेकिन नहीं बताना चाहता। हमारे स्किल डेवलपमेंट है, हमारे और योजनाएँ हैं, मैं ज़बरदस्ती मुझे अपने को रोकना पड़ रहा है कि योजनाओं का नाम लूँ। मैं केवल सामान्य तौर पर ये कह रहा हूँ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारे नौकरशाहों को जिम्मेदारी परक होना पड़ेगा। हम सभी लोग तकनीक के गुलाम हो गए हैं। तकनीक को हमें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, न कि हम तकनीक के ऊपर निर्भर हो जाए। हमें इसको, इस पिरामिड को उल्टा करना। आजकल हर चीज़ की स्ट्रीमिंग कराई जाती है, हर जगह CCTV कैमरे लगाए जाते हैं, लेकिन क्या कैमरे को कोई वॉच करता है? क्या स्ट्रीमिंग को कोई देखता है? हर चीज़ के नोडल अफसर बनाए जाते हैं। क्या नोडल अफसर के पास इतना समय है कि उन चीज़ों को वॉच करें? हम केवल अच्छे अच्छे नाम देकर, अच्छे अच्छे नारे देकर समस्याओं का निदान नहीं कर सकते। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, मैं नहीं जानता। राजनीतिक तौर पर मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। सामाजिक तौर पर इसका विश्लेषण बहुत आवश्यक है। आर्थिक तौर पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। हमें एक बैलेंस बना के चलना है। हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड, PSU, इन दोनों में संतुलन बना के चलना है। हमें अपनी जनता का भी ध्यान है। इन सब चीज़ों को हम हॉलिस्टिक वे, एक अम्ब्रेला के रूप में पूरी तरह से जब हम देख कर कोई अपनी नीति बनाएंगे, तभी वरना तो बिखरे तौर पर सब अपना अपना काम करते रहेंगे, हज़ारों तरह की योजनाएँ चलती रहेंगी और हम कभी उसका आकलन भी नहीं करते। हमें इम्पैक्ट स्टडी जरूर करना चाहिए। जितनी योजनाएं चल रही हैं किसी भी प्रदेश में हो, चाहे वो केरल में हो, वेस्ट बंगाल में हो, या उत्तर प्रदेश में हो, या बिहार में, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश, कहीं भी हो, शायद हम योजनाओं की प्रॉपर इम्पैक्ट स्टडी नहीं करते। इम्पैक्ट स्टडी भी जहाँ कराई जाती है, मैं उसका वास्तविकता बताना चाहता हूँ। इम्पैक्ट स्टडी कराने वाले सामान्यतः जिलाधिकारियों के अंडर में, जिलाधिकारियों को खुश करने की प्रवृत्ति सी बन गई। सही बात बता ही दिया। किसी भी योजना का आप एनालिसिस कर लें तो वास्तविकता ये है कि सच्चाई को छुपाया जाता है, हमें रोज़ ही पिक्चर दिखाई जाती है। तो हमें रोज़ ही पिक्चर का एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसको करेंगे तभी हम देश की समस्याओं से निपट पाएंगे। दोस्तों, बातें मेरे पास बहुत हैं, बहुत करने को मन कर रहा है, लेकिन समय की सीमा होती है। फिर भी मैंने आपका आज बहुत समय ले लिया और आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं इतना लंबा गैप नहीं करूँगा
और आगे आने वाले एपिसोड में कोशिश करूँगा प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँ। और आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। केवल आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। आप हमें सब्सक्राइब करें, इसका अनुरोध है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपको वास्तविकता बताने की कोशिश करते रहेंगे और फिर उपाय बताने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज विदा लेता हूँ।